फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं जो लाइट चैप्टर से 2021 और 22 में पूछे गए प्रीवियस प्रश्न ही लेके आए हैं। आप जो कैंडिडेट एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ के साथ साथ जेई का जिनका पेपर है वो फास्ट रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। ईरा में प्रीवियस पेपर का ही हम जिक्र करेंगे और उसके साथ फैक्ट भी बताते जाएंगे। अगर इसके पीडीएफ के लिए बात करिएगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लाइट चैप्टर उठाए हैं और सारा लाइट का हम देख लेंगे प्रीवियस पेपर का। उसी तरीक़ा से चैप्टर वाइज रिवीजन फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि प्रकथनों में से कौन सा सही है। कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें सही आपको चुनना है। बोला कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूरदृष्टि दोष देख सकता है। आपको हम पहले ही कंसेप्ट बता देते हैं कि एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष होता है। आपको बता देते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। निकट की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु दिखता है और निकट की वस्तु नहीं दिखता है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है। तो इसमें अब देखिएगा, और निकट दृष्टि के दोष के उपचार में हम करते हैं अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि देश में हम उपचार करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। आपको हम बता देते हैं कि जिसका वर्ड छोटा बड़ा रहेगा, जैसे कि देखिए इसका 3 है तो 3 के लिए 4 उपचार होगा, तो इसका हम कह सकते हैं कि 3 है तो उपचार में 1 2 3 4, तो उपचार उसका बड़ा लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए तो 1 2 2 है तो यहाँ उपचार में 1 2 3, यहाँ 3, तो 2 का 3 और 3 का 4, हमेशा उपचार होता है जो बड़े होता है। अब यहाँ प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। हम बताएं क्या कि निकट के दूर का कहाँ से दिखेगा, निकट को उसको स्पष्ट दिख रहा है लेकिन दूर में प्रॉब्लम है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास के वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाले वस्तु को दूर की वस्तु दिखता है और पास की वस्तु नहीं दिखता है। यहाँ बोल रहा है कि पास की वस्तुओं को देख सकता है, पास की वस्तुओं को देख सकता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन पर चलिएगा। तीसरा ऑप्शन में बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये सही है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु नहीं देख सकता है, तो ये सही बोला है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, दोस्त बता देते हैं कि यहाँ 33 से इसलिए हम शुरू कर हैं कि 33 से पहले कुछ प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर से नहीं उठाया गया था और यहाँ हम प्रीवियस पेपर से ही आपको करवाएंगे। ज़्यादातर आपको प्रीवियस पेपर 21-22 से जो रेलवे में पूछा है उसका हम चैप्टर वाइज सेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी प्रघटना सम्मिलित होती है। इंद्रधनुष बनने में कौन सी घटनाएं होती है, तो आपको हम इंद्रधनुष का बताते हैं कि मानते हैं कि इंद्रधनुष में मानते हैं कि जल का बूंद है और यहाँ से प्रकाश अगर पड़ती है तो प्रकाश क्या होता है, तो बिखर जाता है। प्रकाश 7 रंगों में इस तरीक़ा से बिखर जाता है, ठीक है, 3 6 और 1 7 में। हम बताते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश गया तो यहाँ से यहाँ पार होता है, वो क्या कहलाता है, वो अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये हो गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। फिर यहाँ से जो वापस लौट गया वापस, वो कहलाता है प्रवर्तन। क्या कहलाता है, प्रवर्तन कहलाता है। और उसी माध्यम में या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं या आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ लेता है आंतरिक परिवर्तन, तो ये हो गया आंतरिक परिवर्तन। और ये सारे घटनाएं जो मेन घटना घटा इतना, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण।
वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम क्या बोले कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो क्या कहलाया, अपवर्तन कहलाया। फिर ये बताइए उसी माध्यम में वापस फिर लौट गया तो इसको हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और जो सारे घटनाएं जो बिखरा, ये प्रिज्म का बनना मतलब इंद्रधनुष का बनना क्या कहलाता है, तो वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन में बोला है कि प्रवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, इसको रहने दीजिए, जो सटीक है वो आंसर ढूंढना है आपको। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन। अगर आंतरिक परिवर्तन ऑप्शन में नहीं देता तब आप बी पर टिक आउट कर सकते थे, क्योंकि अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन आपको आंतरिक परिवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से पहले देना है किसको दर्जा, तो आंतरिक परिवर्तन को देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा और आंतरिक परिवर्तन। दोस्त हम बताते हैं कि आंतरिक अपवर्तन अगर नहीं रहता, कहा कि अंदर में अपवर्तन हुआ है, तो आंतरिक नहीं रहता तब आप बी के साथ जा सकते थे। लेकिन यहाँ आंतरिक परिवर्तन दे दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न भी प्रिज्म से ही दिया गया है। बोला है कि कोई प्रिज्म ए बी सी और आधार बी सी को माना है और विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है, विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है, विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। तो श्वेत प्रकाश का कोई भी पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए के अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित होती है। तो नीचे दिए गए उपकरण में प्रकाश का विक्षेपण के बाद शीर्ष का तीसरा वर्ण विकेशन का होगा। दोस्त बता देते हैं कि इसमें कुछ एनसीईआरटी का 4 से 5 प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा, बाद बाकी सब प्रीवियस आगे हम लेके चलेंगे। अब देखिएगा ये प्रिज्म के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ये बताइए कि प्रिज्म का जो घटना होता है वो इस तरीका से होता है। अगर मानते हैं कि कोई प्रकाश यहाँ प्रिज्म पर टकराती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब 7 रंगों में जो विभक्त हुआ तो इस तरीका से साइन बनेगा। अगर इसी को अगर उलट दीजिएगा कि नहीं आप ऊपर बेस बनाते हो इस तरीका से बनाइएगा, तो इस पर होगा कि इस तरीका से आपको जाएगा साइन और इस तरीका से विभक्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बताइए कि कौन सा इसमें फिगर है जो सूटेबल है। अब देखिएगा ये बताइए बीसी तो ठीक बनाया है कि इस जो फिगर जा रहा है और आपको बोला है कि उलट के बनाना है। जो प्रिज्म दशा है, प्रिज्म के आपतित नीचे दिए गए प्रश्न में विक्षेपण के बाद शीर्ष तीसरा वर्ण प्रकाश का क्या बोलता है, तो बीसी को मानना है। तो देखिएगा इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न में देखिएगा तो इसमें तो कोई जवाब ऐसा नहीं है, इसमें भी बीसी को बेस नहीं बनाया गया है। और इसमें देखिएगा तो इसमें और इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें आंसर क्या है, ए और बी का अगर बात करिएगा कि ए और बी में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है, तो देखिएगा कि उलट के जब प्रिज्म बनाया गया है तो इस सही आया है कि यहाँ से यहाँ आवेगा और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, तो इस तरीका से फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि इस सीधा प्रिज्म दे दिया है और वहाँ उल्टा प्रिज्म का भी बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका बी आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि दोपहर के समय बोला है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है प्रकाश के न्यूनतम परिवर्तन के कारण। आपको हम बताते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन जो न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जो प्रकीर्णन होता है, जैसे मानते हैं प्रिज्म से अगर प्रकाश दीजिएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो जब न्यूनतम प्रकीर्णन होता है ना तो श्वेत दिखाई देता है। प्रकीर्णन का मतलब ही होना प्रकाश का क्षय होना। और ये बताइए जब प्रकाश का क्षय होगा ही तो उस श्वेत का श्वेत ही रह जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होना, इसका न्यूनतम प्रकीर्णन होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि प्रकाश का न्यूनतम परिवर्तन अति प्रकीर्णन होना। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। गहरे समुद्र में जल का रंग होता है जो नीला क्यों दिखाई देता है। तो बोला है कि जल सवाल की उपस्थिति के कारण, ऐसा सवाल का कोई मेथड नहीं होता है। जल में प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ये भी नहीं होता है। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण तो ये सही होता है। आपको ये लॉजिक हम बताते हैं कि कैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये बताइए कि जब ये मानते हैं कि प्रिज्म है
और ये प्रिज्म है तो यहाँ से जब प्रकाश गुजारिएगा, यहाँ से प्रकाश गुजारिएगा तो प्रकाश जाएगा तो इस 7 रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। अब 7 रंगों में विभक्त होने के बाद आपको बताते हैं कि बनाता है बै आ नी ह पी ना ला, बै आ नी ह पी ना ला। और नीचे हम बता देते हैं आपको, थोड़ा छोटा पड़ जाता है दोस्त, समझिएगा बात को, समझाना चाहते हैं हम क्या जी। देखिएगा कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से हम भेजें, इस 7 रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 3 6 और 1 7 होगा, 7 रंगों में हम विभक्त करवा दिए। हम बताते हैं आपको, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से रो जी बी आई, रो जी, रो, एक सेकंड, रो जी जी बी आई भी। हम बताते हैं वायलेट हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, अभी रो येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया। हिंदी में आपको बता देते, ये होता है बै आ नी ह, बै आ नी ह पी ना ला। सजा लीजिएगा इस तरीक़ा से, ये हो गया बैगनी, ये हो गया लाल अति आसमानी, ये हो गया नीला, ये हो गया हरा, ये हो गया पीला, ये हो गया नारंगी और ये हो गया लाल। अब यहाँ समझिएगा इसका नीला क्यों होता है, ये बताइए। जब कोई भी प्रकाश गुजरता है, उस सूर्य से आने वाली किरणें जब प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। अब 7 रंगों में विभक्त होता है तो ये जो 2 किरणों है जिसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम विचलन बोलते हैं, तो विचलन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये रास्ते में भटक जाता है, मतलब रास्ते में समाप्त हो जाता है, और तब असर किसका ज़्यादा रह जाता है, तो नीला का असर रह जाता है। इस कारण देखिए कि वायुमंडल से जो भी किरणें आती है सूर्य से, जब समुद्र के तल पर टकराता है तो समुद्र का कलर भी नीला प्रतीत होता है, इसलिए क्योंकि बैगनी के और आसमानी का रंग वहाँ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, और उसके बाद बचता किसका प्रभाव है, तो नीला का प्रभाव बचता है। तो यही आपसे सवाल में भी पूछा गया है, ये याद रखिएगा। बोला कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है, तो स्वच्छ प्रकाश नीला प्रतीत जो होता है वो प्रतीत होता, बताते हैं, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ये नहीं होगा। परावैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ये भी सही नहीं है। बोलता वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी और नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। यही हम पिछले प्रश्न में भी समझाए थे। हम क्या बोले कि प्रकाश के प्रकीर्णन जो प्रिज्म से जब गुजारिएगा तो 7 रंगों में विभक्त होगा, तो उसका प्रकीर्णन विचलन अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बताते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, हम बोले कि जैसे क्या हम लिए, प्रिज्म लिए, अगर हम ये प्रिज्म लेते हैं तो ये प्रिज्म का अगर हम बात करिएगा तो प्रिज्म से 7 रंग विभक्त होगा, 7 रंग विभक्त होगा। अब 7 रंग इस तरीक़ा से विभक्त होगा, 3 6 और 1 7। तो आपको हम बता देते हैं कि सीरीज में जब ऊपर जाइएगा तो आपको पता है कि बै आनी है पी नाला होता है, रो जी बी आई भी, बैठा लीजिएगा, इसी क्रम में रहेगा, रो जी बी आई भी। ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है और बाद बाकी सब घटता है। तो बाद बाकी में क्या हो जाएगा, तो जैसे बाद बाकी में हो जाएगा विचलन, क्या हो जाएगा, तो प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, तो अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये सब होता है जो बढ़ता है। अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो ये बढ़ेगा, विचलन, प्रकीर्णन और क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य और चाल घटेगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ये देखिए, बोला है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है। अब देखिए नीला प्रतीत क्यों होता है, तो वायुमंडल के द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी और तथा नीला का प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है। अधिक प्रकीर्णन मतलब बहुत ज़्यादा क्षय होने के कारण किसका प्रभाव रह जाता है, तो नीला का प्रभाव रह जाता है, इसी के लिए वो नीला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वायुमंडल के द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है,
दोस्त टाइम थोड़ा लगेगा कि हम कंसेप्ट के साथ भी हम बताते जा रहे हैं। बोलता है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं तो इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है। तो क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण क्या होता है, अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण क्या होता है, तो समझिएगा बोला है कि धुआं और कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णित नहीं होता है। धुआं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, तो न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ये सही है। अब कहिएगा ये कैसे सही हुआ, आपको हम बताएं। अब ये कंसेप्ट की जैसे प्रिज्म ले लिए और प्रिज्म से प्रकाश की लाइट जब गुजारिएगा कि 7 रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में विभक्त होगा। अगर ये बताइए ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का है, और लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका प्रकीर्णन तो न्यूनतम होगा। जैसे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है लाल का, तो प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा मतलब प्रकाश का क्षय कम होगा, और प्रकाश का क्षय कम होगा तो फिर लाल वर्णक होते हुए इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। जिस प्रकाश का क्षय कम होता है ना तो आसानी से देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि धुएं तथा कोहरे का न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण लाल वर्णक होते हुए आसानी से देखा जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार देखिएगा। बोला है कि वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में कौन सा प्रकथन सही है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में कौन सा प्रकथन सही है। तो देखिएगा फैलने की बात करिएगा तो लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, हरे प्रकाश तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, श्वेत प्रकाश सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है, और पीला प्रकाश लाल और बैंगनी में मध्य चाल से गमन करता है। समझिएगा यहाँ 2 ऑप्शन में आप फंसिएगा। कैसे फंसिएगा कि लाल प्रकाश का सर्वाधिक गति का गमन होता है। हम आपको बताए होंगे कि तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केंद्रित करिएगा कि श्वेत बोला है तो श्वेत प्रकाश को स्पीड को नगण्य मान लिया जाता है, स्पीड को नगण्य मान लिया जाता है। और इस केस में यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब आप इसके साथ लगा सकते थे, सेकंड आंसर यहाँ लगा सकते थे, क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस कारण गति इसका नहीं होगा। काहे कि वहाँ मतलब ऐसा अनुभव किया जाता है कि जब श्वेत प्रकाश जाता है तो स्पीड को नगण्य मान के बराबर मान लिया जाता है कि सभी रंग का स्पीड है, चाल है जो समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है बोला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना किस घटना के कारण है। जब लाल दिखे या दिखिएगा सिग्नल वगैरह में लाल उपयोग होता है, सब प्रकीर्णन के कारण का उपयोग होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप मतलब लाल दिखा प्रतीत होता है। तो किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कोई भी व्यक्ति 2 मीटर बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता, देखिए समझिएगा, बोला कि कोई व्यक्ति 2 सेंटीमीटर अधिक दूरी नहीं देख सकता है। कितना 2 मीटर अधिक दूरी नहीं देख सकता है। अब ये बताइए कि 2 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख सकता है तो उसका कौन सा दोष हुआ वो पहले पकड़िए। अब ये बताइए कि इसको दूर की वस्तु नहीं दिख रहा, एक मतलब इसका होइल है कौन सा, तो निकट दृष्टि दोष होइल है, निकट दृष्टि दोष होइल है। और आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। मतलब 2 मीटर तक दिखेगा, 2 मीटर से जैसी प्लस होगा वो नहीं दिखेगा। तो इसके उपचार में कौन सा लेंस लगाइएगा, तो अवतल लेंस लगाइएगा, अवतल लेंस लगाइएगा, अवतल लेंस लगाइएगा। एक सेकंड, अवतल लेंस लगाइएगा। कौन सा लेंस लगाइएगा, तो अवतल लेंस लगाइएगा। ये बताइए कि आपका 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, तो इसका कौन सा लेंस, ये बताइए 2 मीटर तक फोकस कितना दिया है,
2 मीटर। लेकिन ये बताइए कि अवतल लेंस रहने की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, अवतल लेंस रहने की वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका शक्ति निकाल सकते हैं। शक्ति के लिए बता देते हैं कि P बराबर 1/f होता है कब, जब मीटर में रहता है, और P बराबर एक और होता है 100/f, एफ कब होता है, जब सेंटीमीटर में होता है। तो अब लगा लीजिए यहाँ से P बराबर, ये बताइए कि मीटर में दिया है तो 1/f लगेगा तो 1, और f की जगह पर कितना दिया है, तो f की जगह पर 2 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि P। अब ये बताइए f तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो f बराबर कितना हो जाएगा, तो -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P बराबर 0.5 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई है कि एक द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। बोला कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई है, मतलब कि फोकस कितना है, तो f है, फोकस लंबाई क्या है, तो उत्तल दर्पण का कौन सा है, तो उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई f है। और बोला है कि इसको एक द्रव में डुबाया जाता है, जिसे मानते हैं कि एक द्रव हम ले लिए और इस द्रव में डुबाया जाता है, इस द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में फोकस लंबाई क्या होगी, द्रव में फोकस लंबाई क्या होगी। तो आपको हम बता देते हैं कि दर्पण जब फोकस को द्रव में डुबाइएगा तो इसका कोई भी फोकस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये अपरिवर्तित रह जाता है। तो इसका फोकस जो पहले एफ था वही अभी भी एफ ही रह जाता है, फोकस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि सर्च लाइट में, बोला है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चाहे तो सर्च लाइट में बोल दे या आपको बोल दे कि डॉक्टरी बराव में किस में प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टरी में बोल दे, तो वो भी सर्च लाइट का अवतल दर्पण का। तो ये बताइए सर्च लाइट हो गया, डॉक्टरी लाइन में हो गया। फिर बोलेगा कि बताइए कि दाढ़ी बनाने में, फिर आपको बोल देगा कि हेड लाइट में, फिर बोल देगा टॉर्च में कौन सा उपयोग करते हैं, तो टॉर्च में भी इसी का। फिर बोलेगा सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। एक सिंगल आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है एक जगह जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर में हम उपयोग करते हैं किसका, तो साइड मिरर में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अगर समतल दर्पण का बात करिएगा तो पेरिस्कोप देखे होंगे, तो पेरिस्कोप में उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप में उपयोग करते हैं। और पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है, 2 समतल दर्पण और कितना डिग्री के कोण पर होना चाहिए, तो 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, और 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है पेरिस्कोप में। ये बताइए समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो ये बनाता है एक सेकंड, काल्पनिक सीधा और बराबर, काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है कौन सा, तो समतल दर्पण। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगी। तो ये बताइए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ये हो गया, और ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, इसको क्या हम बोलते हैं, फोकस, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ सेंटर बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, और ये क्या हो गया, अनंत हो गया। अब बोला 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये बताइए वक्रता त्रिज्या होता है यहाँ से यहाँ तक, जो देख रहे हैं ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। एक अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है f बराबर r/2, f बराबर r/2। यहाँ जो f है वो r/2 मतलब दोनों आधा आधा होता है। तो ये बताइए f बराबर r कितना दिया है, 20/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, फिर आपको हम बता देते क्लियर में। जैसे ये बताइए कि r बराबर होता है f/2, f बराबर जो होता है वो f बराबर होता है r/2। ये बताइए f r कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर, और बाई 2 करिएगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्त हम बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर उलझाने वाला चैप्टर है तो उलझाने वाला चैप्टर लाइट चैप्टर से ग्रुप डी में पेपर देखिएगा प्रीवियस का उठा के, आपको हम प्रीवियस ही करवा रहे हैं। देखिएगा जितना भी ये 2018 में LP का प्रश्न है, देखिएगा इसके जाकर किताब का उठाया हूँ, तो इसका 2018 में प्रीवियस का है। आप 2022 का पेपर उठा के देखिएगा तो
ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा अगर लाइट चैप्टर पूछा गया है ग्रुप डी में। उसी तरीक़ा से कि हीट चैप्टर भी है जो लोको पायलट में एलपी में अहम भूमिका निभाता है। कौन? तो लोकोपाती। कौन? तो हीट चैप्टर। तो आप हीट चैप्टर, लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और कुछ और चैप्टरें हैं उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं उस सेशन देखते रहिए और फैक्ट भी हम बताते रहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगले प्रश्न में चलिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि जब वस्तु को ध्रुव पर P और फोकस F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी? ये बताइए। हम ले लिए ये अवतल दर्पण है, जैसे जैसे बोलेगा उस तरीक़ा से बनाते जाइएगा। ये अवतल दर्पण हो गया। ये बताइए कि ये जो लिए ये हो गया कौन सा? तो पोल। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। अब बोला है कि अगर हम जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये बताइए ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हुआ। वस्तु को हम यहाँ रखे हैं, वस्तु को अगर हम यहाँ रखते हैं तो छवि की स्थिति क्या होगी? आपको हम बता देते हैं कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहता है तो उसका जो छवि देखने को मिलेगा उस छवि देखने को मिलेगा सी से परे देखने को मिलेगा। यहाँ आपको छवि बनेगा, ये अनंत होता है तो इसके बीच में देखने को मिलेगा। अच्छा सॉरी माफ करिएगा, ये फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इसका बाहर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? तो दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे। अगर इसका कंसेप्ट का बात करेंगे तो हम पूरा कंसेप्ट इसको बता देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिएगा, इसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे मानते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का अगर बात करिएगा तो ये अवतल दर्पण ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं फोकस और इसको हम बोलते हैं सेंटर और इसको हम बोलते हैं अनंत। समझिएगा, अगर हम मानते हैं कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, 1 नंबर देते हैं तो इसका बनेगा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर। तो फोकस पर 1 दे दिए। अगर हम रखते हैं अनंत और सेंटर के बीच में यहाँ रखते हैं तो ये 2 हो गया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2। फिर अगर सेंटर पर रख दिए 3 तो सेंटर पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखें 4 तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में 4। अगर हम मानते फोकस और फोकस पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अगर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ये बताइए 5 हुआ था तो यहाँ 5 हुआ था। अगर फोकस और पोल के बीच में 6 रखते हैं तो ये बन जाता है बाहर 6। ये याद रखिएगा। अगर हम न्यूमेरिकल का भी प्रश्न लाने के प्रयास कर रहे हैं वहाँ हम बहुत एक्सप्लेन में कहा कि वहाँ जगह रहेगा, स्पेस रहेगा, वहाँ हम समझाने के प्रयास करेंगे। कहा कि यहाँ स्पेस न रहने के कारण आपको गिजबिज भी नज़र आ रहा होगा तो समझिएगा। अगर आपको पढ़ा होगा तो आप समझ जाइएगा। तो ये बताइए कहाँ बोला है कि फोकस और पोल के बीच में रखा है तो ये दर्पण के इसका पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में है तो यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? बोला है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में है तो यह निम्न घटना होता है पार्श्व व्युत्क्रम के कारण। पार्श्व व्युत्क्रम के कारण क्या होता है? तो उल्टा बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? आपको हम यहाँ कंसेप्ट बताते हैं कि मानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। सघन मानते हैं ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, ये सघन और विरल हो गया। अगर मानते कोई किरण यहाँ से सघन से आया और विरल में पहुँचता है तो विरल में वो अभिलंब की ओर सट जाता है, अभिलंब की ओर सट जाता है। एक फिगर और हम बताते हैं आपको कि मानते हैं कि एक फिगर ये ले लिए, एक सेकंड, ये फिगर ये ले लिए और इसको हम विरल मानते हैं और इसको हम सघन मानते हैं। तो अगर यहाँ से प्रकाश अगर भेजिएगा तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ से प्रकाश भेजिएगा तो सघन है। फिर से समझाते हैं आपको, उल्टा हो गया है। ये बताइए कि ये लिए तो ये बताइए कि ये क्या बोला है? प्रश्न बोला सघन माध्यम से विरल माध्यम है तो ये बताइए ये सघन हो गया और यहाँ हम लेते हैं विरल माध्यम। तो ये बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। और वही अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हम ले लेते हैं विरल और यहाँ लेते हैं हम सघन। यहाँ क्या लेते हैं? तो यहाँ हम सघन लेते हैं, यहाँ हम ले लिए सघन। तो यहाँ से प्रकाश जब आवेगा
और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह अभिलंब की ओर सट जाएगा। अब प्रश्न में पढ़िए, आपको बन जाएगा। बोला कि जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यात्रा करता है, तो किस घटना होती है? तो ये बताइए, सघन से विरल में जा रहा है तो एक घटना किस में देखने को मिलेगा? आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल में जा रहे हैं तो बोला कि अभिलंब की ओर तथा धीमा हो जाता है। ये बताइए, इसमें अभिलंब की ओर थोड़ी सटाई, दूर भागा है, तो ये गलत हो जाएगा। बोला अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाता है, तो ये सही है कि अभिलंब से दूर जाएगा और गति बढ़ जाएगा। अभिलंब से दूर जाएगा और गति बढ़ जाएगा। देखिएगा, ऊपर से आवेगा तो देखिए अभिलंब से दूर भाग रहा है कि ना, और इसका गति भी बढ़ जाएगा। आपको बताते हैं कि सघन होता है जो घने घने होता है, और विरल होता है जो मतलब साफा दम हो जा रहा था, कोई भी उसका रुकाव नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा घने से दूर जाइएगा तो विरल में जाइएगा तो इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और अभिलंब से भी दूर भागेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र की क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पोल। अब यहाँ फंसिएगा कैसे, ये बताइए कि आपसे बोला प्रतिबिंबित सतह के, हम यहाँ 2 पॉइंट आपको बताएंगे, याद रखिएगा। आपको पता है कि एलपी में ही प्रश्न बना है। इसे ये बताइए कि एक गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हुआ, और एक गोलीय दर्पण का अगर बात करिएगा तो ये होता है पोल। एक सेकंड, ये होता है पोल। अगर हम बात करते हैं, रुक जाइएगा दोस्त, ये बताइए, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, सेंटर से पोल मिला दिए। अगर आपको प्रश्न में बोला है कि बताइए एक गोलाकार दर्पण के पृष्ठीय सतह पर केंद्र को क्या कहा जाता है? पृष्ठीय सतह के केंद्र पर बोलेगा, ये पृष्ठीय सतह हो गया जो घेर रहे हैं, जो ये पृष्ठीय सतह के केंद्र पर केंद्र पूछेगा तो पोल होता है। पृष्ठीय सतह के केंद्र बोलेगा तो पोल होगा। और अगर पूछेगा कि बताइए कि गोलाकार दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र शब्द को समझिएगा, शब्द घुमाया है। यहाँ बोला है कि प्रतिबिंबित सतह का केंद्र, सतह का बोला है, बीच का नहीं बोला, सतह के बोला है, तो ये पोल का बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा कौन? ध्रुव। कौन सा हो जाएगा? तो ध्रुव होगा। लेकिन यही पूछता कि बताइए गोलीय दर्पण में केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण में केंद्र सीधे बोल दिया, गोलीय दर्पण में केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ या पृष्ठीय सतह को, पृष्ठीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम पोल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा एक गैर चमकदार वस्तु है? गैर चमकदार वस्तु है जिसका कोई भी अपना रोशनी ना हो, वो कौन सा है? तो चांद है। बाकी जुगनू है, जलती हुई है, ये भी है, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि एक आपतित किरण, अगर हम बात करते हैं कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? समझिएगा, यहाँ बस बताते हैं आपको। जैसे ये बताइए कि ये समतल दर्पण हम ले लिए, ये समतल दर्पण ले लिए, और यहाँ से कोई किरणें आपतित हुआ यहाँ, और यहाँ से फिर किरणें परावर्तित हो गया। तो ये बताइए समतल दर्पण के साथ कोण कितना बना रहा है? तो 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ डालते हैं हम अभिलंब, ठीक है। तो ये हो गया, जो ये घेर रहे हैं, ये हो गया आपतन कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये जो लाइन खींचे हैं ना, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न में बोला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की कितना होगा? तो बताइए, ये 20 जब बनाता है ना, तो ये बताइए कि ये 20 बनाएगा तो ये कितना बना लेगा? तो ये बना देगा 70। एक सेकंड ले लेते हैं कलर दूसरा। ये बताइए, ये 20 बनाया तो ये कितना बना देगा? 70। और ये कितना बना देगा? 70। काहे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आप पढ़े होंगे कि आई बराबर साइन आई बराबर साइन आर भी पढ़े होंगे, तो एंगल आई बराबर मतलब आपतन कोण आर के बराबर होता है। तो ये हो गया। तो ये बताइए कि ये भी 70 हो गया, तो ये क्या हो गया? 20। तो आपसे ए वाला और ए वाला पूछा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बताइए, तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। हड़बड़ में 140 ना मारिएगा, कहा कि आपतित बोला, अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण बोलता तब 140 आप मार सकते थे, लेकिन बोला कुछ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है,
बोला कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू का गिलास के बगल में देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत हो, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा जो भी रहे, सीधे आंख मूंद के मारिएगा कौन सा? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है जो अपना वास्तविक से क्या होता है? सतह से मुड़ जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनेगा? तो ये बताइए कि अवतल दर्पण हुआ और वक्रता केंद्र बोला था, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। ये बताइए वक्रता केंद्र पर रखा है तो आपको हम बताए होंगे कि यहाँ 3 बनता है तो यहाँ भी 3 बनता है, तो वक्रता केंद्र पर रखेगा तो उस समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोस्त बता देते हैं कि इस सेशन से लाइट चैप्टर से जुड़िएगा जरूर, हम लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके आएंगे, वहाँ हम आपको 4 से 5 प्रश्न लेके आवेंगे और वहाँ हम फिगर बहुत अच्छे से क्या करवा देंगे? ट्राई करवा देंगे। क्या कि फिगर वहाँ बताएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ फिगर कैसा प्रतिबिंब बना रहा है। तो जरूर हम 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे, वहाँ हम समझाएंगे। क्या कि यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्वेश्चन लाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल का, बाकी उसमें कंसेप्ट हम बताएंगे कि देखिए इस तरीका से ऐसा प्रतिबिंब बनता है और प्रीवियस पेपर ही लेके आएंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का 30 डिग्री और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए आ गया प्रश्न। बोला है कि अब किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण, तो ये बताइए कि अवतल दर्पण बना लीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का 30 डिग्री, मानते हैं कि यहाँ से कोई किरणें आया, अगर मानते हैं फोकस यहाँ 30 डिग्री बना दिया है तो ये वापस भी लौटेगा कितना से? तो 30 डिग्री से लौटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपतन कोण परिवर्तन कोण सीधा याद रखिएगा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न, माफ करिएगा दोस्त, इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस आपको हम बताते हैं कि जैसे बोला है कि एक ऐसा बिंदु जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जिससे कि प्रकाश की किरणें आते हुए प्रतीत हो रहा है या आ रही प्रतीत होता है। तो ये बताइए कि उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पर जैसे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होता है। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद प्रतिपारित होता है और यह मुख्य बिंदु से इस पर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, हम समझा देते इसको कैसे हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो ये बताइए, बोला है आपसे गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में। तो ये बताइए गोलाकार दर्पण जब खींचिएगा तो ये गोलाकार दर्पण हुआ और ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस। समझिएगा, एक प्रमुख अक्ष, तो देखिए ये है जो प्रमुख अक्ष है, ये क्या है? अक्ष है। एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब। अभी बताइए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आया है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें समांतर प्रतिबिंब होने के बाद पारित होता है और यह मुख्य बिंदु पर, इस बिंदु पर उत्पन्न होती दिखाई देती है और ये जो आता है वो फोकस पर होते हुए पार करता है। तो यही बोला है कि यह प्रमुख, क्या आपसे फोकस के बारे में बोला है, तो यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर, देखिए प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण प्रतिबिंब होने के बाद पारित होता है और यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से भी उत्पन्न होकर यहाँ जाएगा और इसी तरीका से फिर समांतर ही वापस लौट जाएगा। तो यहाँ से भी निकल सकता है फोकस से और इस समांतर आते हुए फोकस पर भी मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है, बोला है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण की फोकस बिंदु ए पर रखे किसी बिंब की प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। समझिएगा, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2019 का ही प्रश्न पूछा था। ये बताइए कि बिंब का मतलब होता है वस्तु, याद रखिएगा, बिंब का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है जो प्रतिबिंब वस्तु का बना है। अब ये बताइए सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण का बोला है, तो देखिए ये अवतल दर्पण ये हो गया पोल,
ये हो गया फोकस, और ए क्या हो गया, इस सेंटर हुआ। अब बोला है कि अगर फोकस बिंदु पर रखे किसी वस्तु, तो ये बताइए वस्तु यहाँ रखा हुआ है, तो अगर वस्तु अगर मानते हैं कि वस्तु अगर यहाँ रखिएगा तो हम बोले थे कि फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। अब देखिएगा अनंत पर किस में दिया हुआ है, इसमें बोला कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से, बता प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है, छोटा नहीं बड़ा बनेगा, कहा कि अंत में बन रहा है। ठीक है, कंसेप्ट होगा तो आपको जरूर पता चलेगा, ना तो अगर कुछ भी लाइट का चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम सेशन लाएंगे न्यूमेरिकल को वहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। बोला है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और सी पर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर भी नहीं बनेगा। फिर समझिएगा अगला बोला है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लांक ने। कौन दिया था, तो प्लांक ने दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि बादलों का रंग सफ़ेद के कारण क्या है। तो प्रकाश बादलों का रंग सफ़ेद का कारण है प्रकीर्णन। ये इसका कंसेप्ट भी हम बताएं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। बादलों का रंग सफ़ेद होता है प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। बोला है कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। फोकल लेंथ या लंबाई कहा जाता है। जैसे ये बताइए, ये हो गया लेंस में नाभिकीय बिंदु हो गया और फोकल पॉइंट हो गया और एक केंद्र हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, तो फोकल और नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। दोस्त बता देते हैं कि इस सेशन में 60 प्रश्न तक रहने देते हैं। इसमें लमसम हम आपको 30 प्रश्न तक प्रयास किए हैं करने का, 3 क्वेश्चन घट रहा होगा। तो इस तरीका से सेशन हम प्रयास करेंगे 40 प्रश्न लाने का, क्या कि इसमें थोड़ा कंसेप्ट बताने में ही क्या हुआ है, तो टाइम लगा है। तो छोटे सेशन लेके आए हैं कि फास्ट रिवीजन इसमें करिएगा। बस जो जिनको पढ़ा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जिनको अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए कि चैप्टर वाइज मतलब जो कंसेप्ट हम लेके आवेंगे छोटा छोटा वीडियो, उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। और जो भी प्रीवियस पेपर ही यहाँ करवाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।